अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे पिछले प्रोग्राम में, और हम इनमें जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उन हिस्ट्री के उन अहम वाक़यात पर हम बात करते हैं जिनके हम नॉर्मली नाम जो हैं वो पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। उस पिछले प्रोग्राम में हमने उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी और उसके साथ साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की थी। 1905 के ये वाक़यात थे। उसके बाद फिर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1906 1 अक्टूबर 1906 में जो शिमला वफ़द गया था लॉर्ड मिंटो के पास, उस पे बात करेंगे, उसकी क्या अहमियत थी, उसकी क्या ज़रूरत पेश आई। और आज ही के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग के बनने की भी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ एज़ यूजुअल इमरान अली ऑनर हमारे साथ हैं। इमरान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना, थैंक यू। इमरान, जैसे कि हमने ये सीरीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री पे जो शुरू की है जिसमें हम वाक़यात पे बात करते हैं, और आज में हमने जो जिन दो वाक़यात पे बात करनी है मैंने इंट्रो में बताया। पहले हम शिमला वफ़द को देखेंगे जो लॉर्ड मिंटो के पास गया 1906 अक्टूबर में। इसमें जो सबसे मैं जहाँ से ये बात स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था बिटवीन ब्रिटिश इंटरेस्ट और मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम एलीट इंटरेस्ट। इस वफ्त के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं दो तीन बातें बिफोर हम इसकी डिटेल्स के अंदर जाएं वो आपको बताना चाहूँगा। मेरी ओपिनियन है, एक तो ये तारीख का तसलसल जो है वो उस वक्त नहीं हो रहा होता जिस वक्त तारीख लिखी जा रही होती है। तारीख का तसलसल बाद में बनाया जाता है, और इस तरह बनाया जाता है कि एक किसी थ्योरी और नैरेटिव को वो इस तरह का तसलसल बनाया जाए कि वो प्रूव हो जाए। सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नुकात थे 1929 के, उस वक्त उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिपल नहीं क्रिएट किया, लेकिन जब पाकिस्तान की तारीख दोबारा लिखी गई तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सही। सिमिलरली आप इसको ओवर एम्फसाइज, असल में बात यह है कि पाकिस्तान को जब डिमोनाइज किया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसके बनने को भी में भी कोई खराबी लाई जाए। सही। मसला सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसमें कोई खराबी थी नहीं। पाकिस्तान की मूवमेंट एक इंतहाई आईनी रूट लेके आई थी, उसमें है नहीं तो अब बनाना कैसे है। अब आपको 1937 में कुछ नहीं मिलता, 1928 में कुछ नहीं मिलता, 1910 में कुछ नहीं मिलता, तो रह जाए जाके आप कहते हैं फिर पाकिस्तान के बनने को ब्लेम कैसे करें। तो वो फिर पकड़ लेते हैं ये सर सैयद के बाद का एरा, जिसमें सबसे पहले मुसलमानों ने एक अलग सियासी रास्ता इख्तियार किया। तो शिमला वक्त इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग का बनना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि ये पाकिस्तान को डिफाइन कर सके। इनको डिफाइन ये किया जाता है कि आपको एक गलत मैसेज दिया जाए। हैविंग सेड दिस, पहली बात, तारीख में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उतार चढ़ाव आते हैं, बाद में आप मौरख बन के या डेमोनाइजर बन के आप दो चीजों को जोड़ के एक थ्योरी करते हैं। शिमला वक्त बड़ा सिंपल सा था, तमाम मुसलमान भी ऑन बोर्ड नहीं थे, खास मुसलमानों का तबका था जो जुडिशरी में था, मैं और आप अभी बात कर रहे थे, हुकूमत की मुलाजमत में था, एलीट थे, लैंडेड इंटरेस्ट थे जो सोचते थे मुसलमानों का। और ये वो लोग थे जो प्योरली, ज्यादातर इनमें से इंडियन थे, इसमें वो लॉट नहीं था जिनसे पढ़ के आया था, ये जो ग्लैडस्टोन और डिज़रायली की स्पीचेस सुनता था, या वहां इंग्लैंड में लॉर्ड मॉर्ले के करीब जो लोग थे, उनमें से ये लोग नहीं थे। वजह क्या थी? बिल्कुल इनोसेंट और बहुत सिंपल सी वजह थी। पिछला जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, उसमें कुछ लोकल्स को ऐड कर लिया गया। नाजरीन के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, दो टर्म्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक है मुकन्नना, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, जो असेंबली होती है उस वक्त उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। एक एग्जीक्यूटिव है, उसको वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव, जी नहीं, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है, एक मुकन्नना है और एक एग्जीक्यूटिव है। 1892 के एक्ट में दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी कि नॉन गोरों को ले लिया गया था, बहुत थोड़े बात कर लेते थे, आगे कुछ नहीं होता था। ये आइन में एक लिबरलिज्म की मेरा पहला स्टेप था, जो उससे पहला आइन बहुत ही वो
जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। वो तो बिल्कुल ही इंपीरियलिस्ट था। और उसके बाद हुआ ये कि 1906 में लॉर्ड मॉर्ले ने, अब यहाँ दो और ओहदों में डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है क्योंकि लोग कंफ्यूज कर देते हैं। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी कि इंडिया इंग्लैंड का वो मिनिस्टर जो लंदन में बैठता था, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे, यानी कि वो जो इंडिया में बैठता था। तो लॉर्ड मॉर्ले ने वहां एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा, यार अब हम, क्योंकि कुछ कांग्रेस भी बन गई थी, कुछ सियासी एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, तो एक निवाला अगला डालने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठ के जो उनकी बजट स्पीच है उसकी बात करें आप। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त कहा। बजट स्पीच में उन्होंने कहा कि हम अब कुछ और राइट्स देना शुरू करेंगे, और हम, उन्होंने कहीं एक टर्म यूज कर दी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। जैसे उन्होंने टर्म यूज की, फॉरेन इंडियन मुस्लिम्स के दिमाग में ख्याल आना शुरू हो गया कि ये तो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन होगा हम इतने कमजोर है, हम हार जाएंगे। सही। और हारते रहते, तो उनको फौरन ख्याल आया कि यार हम अपने राइट्स कैसे सेफ गार्ड करेंगे। यही वो वक्त है जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी उनके सर पे सवार थी। उनको पता चला कि हम तो शायद रह गए अलहदा। सर सैयद ने बताया एम्प्लॉयमेंट आपके पास है नहीं, ऊपर से अब काउंसिल्स बनने लगी हैं। तो उन्होंने कहा बेस्ट तरीका ये है कि ये पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए। तो ये ख्याल आना शुरू हुआ कि किसी तरह हम इस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि कांग्रेस उनको साथ नहीं लेके चल रही थी। सही सही। और दूसरा जो है, उन्होंने जो सिविल सर्विस के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर कोटा अपने लिए मुख्तस किया, तो क्या आपका ये एक क्रिटिसिज्म है कि चूँकि वो ज़्यादा नवाब वगैरह थे तो उनको था कि बग़ैर हार्डवर्क किए हुए उनको जो है बैठे बिठाए इंतज़ामी और सियासी अमूर में शमूलियत जो मिल जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हार्डवर्क का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम इतने अंडर रिप्रेजेंटेड थे और लैंग्वेज का इतना बड़ा इशू था कि हार्डवर्क से तो कुछ होना नहीं था। इसीलिए तो देखें ना, अब अगर आप दुनिया में ये राइट्स मांगते हैं, कोटास मांगते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त प्रोविंशियल कोटास हैं। हम ये कहते हैं कि शायद जो पाकिस्तान के मिनॉरिटी प्रोविंसेस है वो पढ़ना नहीं चाहते सीएसएस के इम्तिहान में। ये बात नहीं है, वो बैकवर्ड अभी भी पाकिस्तान जो अंडर प्रिविलेज होंगे वो इसी तरह अपने राइट्स को सेव करने की कोशिश ना सिर्फ वो राइट्स मांगेंगे बल्कि उनका राइट्स मानना हक बजानिब था। शायद पाकिस्तान में कोटा सिस्टम इतना हक बजानिब नहीं है जितना उस वक्त था। अच्छा इमरान, एक और जी आप बात पूरी कर लें। हाँ, अगर आप पॉइंट्स पे आ गई हैं, यानी कि शिमला वक्त नहीं, मैं एक और बात सोच रही हूँ कि जो एक और इसी की जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस वक्त की, जो कि क्यों गया, उसमें एक और बात की जाती है कि जो कांग्रेस का 1885 में पहला सेशन होता है तो 2 मेंबर्स थे मुस्लिम्स। 1886 में जो है सेकंड जो सेशन अगले ही साल हुआ उसमें 33 मुस्लिम मेंबर। फिर 6th सेशन 1890 में 156 मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ बढ़ रही थी उनकी तादाद। तो ब्रिटिश जो है उनको ये लगा कि कांग्रेस जो है, जो वो चाहते थे उससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल हो रही है, या उससे ज़्यादा वो मुस्लिम और हिंदू जो है वो इकट्ठे होके चल गए, तो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरे की बात है। तो क्या इसलिए तो ये नहीं उन्होंने साथ में सिलसिला शुरू कर दिया था? अव्वल तो ऐसा था नहीं। ये नंबर से हिस्टोरिकली पता नहीं चलता। जब देखिए, जब कांग्रेस बनाई एक अंग्रेज ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, और उसके बाद उसके बड़े अच्छे मरासिम थे ब्रिटिश के साथ, कोई झगड़ा तो था ही नहीं। ये पैराडाइम तो उस वक्त होता, असल में ये धोखा देने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप 1906 की कांग्रेस को लेके और लोगों के ज़हन में ये मुगालता पैदा करें कि शायद ये 1930 की कांग्रेस है। 1906 1905 में कांग्रेस का ब्रिटेन के साथ क्या झगड़ा था? It was presided over by British officers. Everything was hunky dory. It's actually you're trying to create. देखिए, 3 पार्टीज रही हैं 1947 तक, मुसलमान कांग्रेस, मुस्लिम लीग कांग्रेस एंड द ब्रिटिश। तीनों गेम्स खेलते थे, पॉलिटिकल गेम्स तो तीनों खेलते थे। उसका पाकिस्तान के बनने या पाकिस्तान के इंसेप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो कांग्रेस में शायद मुसलमानों की तादाद बढ़ी थी, लेकिन जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाले मुसलमान थे, जो एजुकेशन वाले मुसलमान थे, जो हर चीज में आगे थे, सर आगा खान थे, बाकी लोग थे, कुछ 2-3 को निकाल के तमाम शिमला वफ्द पे ऑन बोर्ड थे। इट वाज एज
representative as it gets. So where were the Congressites? सही सही। तो अब ये जो मेंबर्स गए थे, तकरीबन मेरे ख्याल 35 मेंबर्स थे, तो ज़्यादा इनमें जो मतलब कौन लीड कर रहा था, किसका आइडिया था, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशंस? मोहसिन अल मुल्क का और जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाले थे उन लोगों का आइडिया था। अली एमएओ कॉलेज से स्टार्ट हुआ और बाद में जाके आप पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल को अप्रोच किया, ऑर्चबर्ड को अप्रोच किया, और ऑर्चबर्ड ने फिर जाके डनलॉप फिलिप्स थे, वो वाइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो इस चैनल को यूज करके उन्होंने कहा यार आपसे मिलने हम आके टू एंड फ्रो पे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। तमाम मीटिंग्स जो गोरों के साथ होती थी इसी तरह होती थी। अभी भी आप आगे जाके पढ़ेंगे इतनी इतनी मज़ुका खेज बातें इस क्रिटिसिज्म में है। अब भी जब आपने किसी फॉरेन एनवॉय को सपोजिटली पाकिस्तानी या इंडियन गवर्नमेंट मिलती है तो जो पॉइंट्स होते हैं मीटिंग के या क्या डिस्कस करना होता है ये इन एडवांस एजेंडा दिया जाता है। सही इमरान, यहाँ पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो गया। बात को नाज़रीन यहीं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें शिमला वक्त पे और इमरान अली हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। इमरान, जैसे अपने पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि सेपरेट इलेक्ट्रेट मांगे, और एक तो ये कि क्यों मांगे, आपने बताया कि जो भी वो इनसिक्योरिटीज़ उनको फील हो रही थी। उसके बाद इसके अलावा इस वफ्द के क्या मकासद क्या थे? देखिए, जब ये वफ्द लॉर्ड मिंटो के पास गया तो बड़ा ये बात की जाती कि शायद सेपरेट इलेक्टरेट्स मांगे, क्योंकि मसला वहाँ सेपरेट इलेक्टरेट्स का नहीं था, मसला था राइट्स का। सेपरेट इलेक्टरेट्स एक पॉइंट था, फिर उन्होंने कहा इलेक्टरल सिस्टम में और बेहतरी की जाए जिससे हमारे लोग ज्यादा आए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे लोग ज्यादा हों, मुसलमानों की बड़ी अच्छी बातें जो हिस्टोरिकली बाद में 50 साल हमें तंग करेंगी वो सब थी। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुकन्नना के अंदर हमारी जितनी तादाद है उससे ज्यादा दिए जाएं सीटें, और उसकी वजह यह है कि एक मिनॉरिटी हमेशा अपनी तादाद से ज्यादा सीटें मांगती है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें हमारी नशिस्तें ज्यादा की जाएं, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज की जो सेनेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज की गवर्निंग बॉडीज हैं, उसमें हमारी सीटें ज्यादा की जाएं। फिर उन्होंने गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जॉब्स में हम अपने पॉपुलेशन के तनासब से भी पीछे रह गए हैं, इनको इंक्रीज किया जाए। ये मतलब है कि कुछ थी, जुडिशरी में हमारी सीट्स ज्यादा की जाएं, एग्जीक्यूटिव में ज्यादा सीट्स की जाएं। तो ये जनरली एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, ऐसी डिमांड थी जो 1947 तक किसी ना किसी फॉर्म में सामने आके खड़ी होती रही, मुख्तलिफ लैंग्वेज में बड़ी होंगी। तो जब भी कहा जाता है कि क्यों पाकिस्तान मांगा गया, पाकिस्तान इसलिए मांगा गया कि 1906 से लेकर 1947 तक मुसलमानों की बेयर मिनिमम रिलीजियस, सोशल एंड स्पेशली पॉलिटिकल डिमांड थी, उसको ना ब्रिटिशर्स ने पूरा किया और ना कांग्रेस ने पूरा किया। तो इसको ये जो कमांड परफॉर्मेंस कहा जाता है इस वफ्द को, इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? वो मैंने आपको बताया कि जब आप पाकिस्तान की तहरीक में कोई ऐप निकालना चाहें, दो तीन चीजें की है ना। जब आप मसला ये है कि जब आप जिना की पर्सनैलिटी में ऐप निकालना चाहें तो कुछ नहीं मिलता। फिर आप उनको हार्ड फैक्ट्स रियलाइज हुए ग्राउंड पे और उन्होंने अपने आप को तब्दील किया, उसको आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो जो उनके यू टर्न्स जिनको कुछ उनके क्रिटिक्स कहते हैं वो उनकी ऑनेस्टी का सबसे बड़ा सबूत है। ग्राउंड रियलिटी रिएक्शन का चल रहा है। सही। इधर क्या है, इधर क्या है कि आपको कुछ और मिला नहीं, तो आपने सोचा किसी तरह मुस्लिम लीग या मुसलमानों की और गोरों की मिली भगत कहीं मिल नहीं रही पूरी तारीख में। हमने एक दफा पहले प्रोग्राम किया था कि हर चीज में तो मुसलमानों ने सफर किया। सही। तो उन्होंने सोचा इसको क्यों कर लो, और इसको करने का उनके पास क्या रास्ता निकला, क्योंकि मोहसिन अल मुल्क ने गोरे प्रिंसिपल को कहा था कि मेरी मीटिंग करा दो। तो उन्होंने कहा हेयर इज द ओनली पॉइंट इन हिस्ट्री जहां हम इनका गठजोड़ दिखा दें। तो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस को देखा और मजे का खेल बातें की कि ऑर्चबर्ड के पास वो डिमांड्स पहले कैसे पहुंच गई। भाई
मिस्टर मिंटो को ऑफ कोर्स वो डिमांड्स पहले कम्युनिकेट की गई। अगर आप किसी बड़े से कोई रिस्पांस चाहते हैं तो आप अपना मतमा नजर मीटिंग से पहले बताते हैं ताकि वो रिस्पांस तैयार कर ले। हर जगह होता है, आजकल भी होता है। और कुछ खतो किताबत की, फिर बड़ा मशहूर है, हम दोनों ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, दिस वर्ड चेरी पिकिंग। आपने आर्चबोल्ड का 4 पैराग्राफ कहीं से ले लिए, उसमें से एक लाइन निकाली जिसमें आर्चबोल्ड ने कहा कि मुझे काफी ऐसी चीजें पता थी जो पब्लिश हुई और नहीं पब्लिश हुई इस वक्त के बारे में। वो ये बताना चाह रहा था कि ही वॉज द मेन कम्युनिकेटर। उसको आप लेके बना लिया कि शायद ये अंग्रेजों ने किया है। बात बीच में आपने 1919 में जो मुसलमानों ने मांगा वो हर कम्युनिटी को दे दिया। सही। तो 1909 इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स दैट इम्पोर्टेंट। सही। इसमें जो एक और बात की जाती है वो ये कि इस वक्त से जिस के ये नवाबों का था और ये वो, उसमें एक जो स्पोर्टिव आर्ग्यूमेंट है वो ये दिया जाता है कि इवन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त इंडिया टाइम्स में ये लिखा था, लेटर लिखा था कि ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल्फ इलेक्टेड ये लोग हैं और ये किसकी बात करने वहाँ पर गए हैं और कि कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी इससे नाखुश थे इस वक्त से। तो जी बिल्कुल, जिन्ना इससे नाखुश थे और काफी चीजों से नाखुश रहे हैं। जिन्ना को इस वक्त पॉलिटिकल हार्ड रियलिटीज नहीं पता थी। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट। वी मस्ट रिस्पेक्ट हिज व्यू पॉइंट इवन देन, but he was a Congressite, he was not a Muslim leaguer. He became a Muslim leaguer after the post partition of Bengal when he realized that the Muslim League is a force to reckon with. सही, क्योंकि वो तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे उस वक्त। वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं उनको ये आ सकता था कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, वो अगर उनके बस में होता, मैं फ्रैंकली बात करूंगा, उनके बस में होता तो वो लखनऊ पैक्ट में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना मांगते। क्योंकि जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स उस वक्त इसलिए मांगे थे कि उनको पता चला कि मेजर मुस्लिम पॉलिटिकल ओपिनियन इज फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड, और उन्होंने मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंस की राह पर डालने के लिए फ्रॉम लॉयल्टी टू द ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज करवाया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक टेम्परेरी फिनोमेनन समझते थे। सही। तो इनका फिर इनको जो वफ्द गया था, फिर इसकी कामयाब हुआ मेरा ख्याल है वफ्द वाला। असल में जी इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बताया उर्दू हिंदी पे, एक यूनिवर्सिटी थी कैलकटा यूनिवर्सिटी को काफी 50 साल हो चुके थे, हमारी ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी नहीं, इसके फंड्स बाकी चीजें, उनकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत वेल प्रेजेंटेड थी। द आगा खान वाज अ वेरी फाइन जो हेड कर रहे थे जी, and he knew Lord Morley there very well. He was an eminent British Indian and Mohsin ul-Mulk और बाकी लोग इन सब की credibility और इन सब की काबिलियत पे तो कोई डाउट नहीं है। So Lord Minto did listen to their arguments sympathetically and he said, I will get you some representation, I will get you some minority rights and I might think about separate electorates. याद रखिए कमांड परफॉर्मेंस वाले बेवकूफ लोगों का कि जब लॉर्ड मॉर्ले के पास ये खत पहुंचा तो लॉर्ड मॉर्ले 2 साल तक उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स के हक में नहीं थे। उनकी जो आगा खान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है वो क्लियर है इस बात पर, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं देने। वो तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको 1909 से पहले कन्विंस किया गया, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के होने के बाद बॉम्ब्स पड़ने लगे, राइट्स होने लग गए, मुसीबतें बढ़ गई, तो मुसलमानों ने कहा यार आप हमें इस हालत में छोड़ना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, सही, यू नीड टू गिव अस। So remember, there were 1,000 things that were taking place at the same time, and Pakistan was nowhere there. क्या आप ये समझते हैं कि इसको ये भी कहा जाता है कि शिमला वफ़द जो था ये फर्स्ट स्टेप था सेपरेशन की तरफ? जी, ये मुसलमानों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ पहला स्टेप था, उनकी डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ। 1901 से लेके 1910 का पीरियड है। अगर उनको पॉलिटिकल अकोमोडेशन 1910 से 1920 तक मिलती, 20 से 30 तक मिलती, 30 से 40 तक मिलती, 40 से 47 तक मिलती, पाकिस्तान शायद मारे से वजूद में ना आता।
सही, तो इसको आप जो है ये इसको हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं शिमला का। जी बिल्कुल, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। अगर हम जब तारीख लिखेंगे तो एक बहुत फर्स्ट स्टेप, एक बहुत मुबारक स्टेप, एक बहुत नोबल स्टेप, एक ऐसा स्टेप जिसने 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 मुसलमानों की एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी कायम की। इट वाज मार्वेलस मार्वेलस फर्स्ट स्टेप, सही। बट अगेन हैज अच्छा, गॉट नथिंग इसका टू डू विद। जी, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ वो ये कि लॉर्ड मॉर्ले की जो स्पीच थी जिसमें वो राइट्स देने की बात कर रहे थे या अपनी लोकल इंडियंस को वहाँ लेने की, शामिल करने की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो 1892 का जो लॉ था, ये इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। मतलब उर्दू आप इसको हिंदी कंक्लूड कैसे करेंगे? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ठीक। और पोस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एजिटेशन, एक सूबा मिलने पे इतना नाराज होना, सही। ये और ये सब दो चीजें। उम्मीद की किरणें भी कह सकते हैं कि मतलब जी अगर ऐसे चेंजेस आ रही हैं तो हम भी इस चेंज में अपना हिस्सा लें। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आनी है तो उसके लिए पहला स्टेप ये था कि आप अपना रोल डिटरमिन करें। सही, सही। तो वो था। एक आखिरी बात आपको बता दूं कि जी। कई एमिनेंट इंडियन हिस्टोरियंस ने, जिनमें त्रिपाठी साहब शामिल हैं, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे किताबें लिखी हैं, नंदा साहब शामिल हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने अब कंक्लूसिवली इंडिया में वो बुक्स हैं लिखती है कि कमांड परफॉर्मेंस की बात बिल्कुल गलत थी। इट ओरिजिनेटेड विद द एफर्ट्स ऑफ मोहसिन अल मुल्क एंड ऑल द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एजिटेशन वाले लोग, अलीगढ़ के लोग, दे टुक एवरीबॉडी अलोंग एंड वेंट। इवन इंडियन हिस्टोरियंस now are saying that there was no question of a command performance। वो तो बस जो लोग पाकिस्तान की ओरिजिन को किसी तरह कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं और उनको मिलता नहीं कुछ तारीख में, और वो तारीख पढ़ने से जरा खाइफ हैं, वो लोग ये बात। ठीक है। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम जो दूसरा हमारा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट है लेकिन दूसरा टॉपिक, उसमें डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, कुछ ख़ास वाक़यात पे, और पिछले दो सेगमेंट्स में हमने बात की थी शिमला वक्त पे, क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू था जिसको हमने कि ये क्या कि कमांड परफॉर्मेंस थी ब्रिटिश के कहने पे, उस पर बात की। बड़े क्लियर आइडियाज़ जो हैं वो सामने आए। तो आर्चबोर्ड और मोहसिन अल मुल्क की जो कॉन्वर्सेशन या जो लेटर कॉरस्पॉन्डेंस आपस में होती रही, उसको बुनियाद बना के ये भी कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन थी, अगर 1 अक्टूबर 1906 को शिमला वफ्त हुआ तो 30 दिसंबर 1906 को जब मुस्लिम लीग बनी, मुसलमानों को की रिप्रेजेंटेटिव जमात, तो उसमें भी जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की कोशिश की जाती है। आज उस पर बात करेंगे कि क्यों बनी, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और इस सेगमेंट में इमरान अली के साथ हम इस सिलसिले को जो है, जो गुफ्तगू का हिस्ट्री पे हम बात करें, उसको जारी रखेंगे। इमरान, जो बात अभी मैंने की कि इसका ब्रिटिश को के लिए ये फेवरेबल था कि जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि कांग्रेस ही उनको एक लग रहा था टफ टाइम दे रही है, तो अब बनाई भी कांग्रेस उन्होंने ही बनाई थी, तो क्या वो एक दोबारा से इस तरह का स्टेप लेते अपनी, ये उनको फेवर में जाता था? देखिए, जो शिमला वफ्त का होना है वो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, क्योंकि वो इलेक्टोरल सिस्टम की बात थी। लेकिन मुस्लिम लीग अगर ना बनती 1906 में, तो उसका ना बनना एक अमेजिंग फैक्ट होता। सही। मुस्लिम लीग का बनना तो मोस्ट नेचुरल थिंग है। ये तो लेट हो गई बल्कि। सही, सही। जब आपकी लैंग्वेज थ्रेटेंड है, आपके जॉब थ्रेटेंड है, हाँ। आपको सुबह मिला वो थ्रेटेंड है। अगला एक्ट आ रहा है 3 साल के बाद जिसमें सियासी एक्टिविटी होनी है। कांग्रेस में शुरू में तो कोई भी नहीं था, मुस्लिम डेलीगेट आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुसलमान डेलीगेट्स गए, लेकिन कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में उनका कोई रोल नहीं था। सही। और आपको बार बार एक चीज आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर 1905 ना होता, अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल ना होती, हो सकता है मुसलमान इतनी जल्दी अपनी अलग सियासी रविश ना अपना। सही, उनको पता ही ना चलता कि वो जो एजिटेशन हुई उसके बदले में और जो बार कुटाइयाँ शुरू हुई, तो तब उनको एहसास हुआ कि उनको तो ऊपर आने ही नहीं दिया जाएगा। आपने 3 बड़े जबरदस्त अभी लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उन्हें
पता ना चलता। जिस तरह कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ना होती तो जनरली मुस्लिम को ये पता ना चलता कि कांग्रेशनल रूल क्या होगा। सही। इसी साल पहले अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ एक भी मुसलमान से नहीं पूछा गया कि तुम्हारे जज्बात क्या हैं। अगर एक बड़े सूबे को इंडिया के अंदर ही, जिसको कांग्रेस ने रूल करना था, अलग कर दिया है, तुम्हारे जज्बात क्या हैं, तुम्हें कोई फायदा, कुछ नहीं पूछा गया। दे वर जस्ट साइड लाइन लाइक क्योंकि वो किसी एक प्लेटफॉर्म में नहीं खड़े थे, उनकी कोई एक शख्सियत नहीं थी इकट्ठी। और उनको ये पता चला कि वो जो कांग्रेस की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कांग्रेस तो उस सूबे की डिवीजन के खिलाफ है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी और इसके बाद अगले एक्ट का आना, इसलिए था कि मुस्लिम लीग बनती और बनाई जाती। और इमरान, क्या उस वक्त जो है कोई एंटी मुस्लिम ऐसे, इसके अलावा जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की, कोई और भी ऐसा चीज़ सामने आ रही थी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये वही वक्त है जब ये थे बाल गंगाधर तिलक थे, ये और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज, वो इंडिया को एक हिंदू स्टेट और एन एक्सक्लूसिव स्टेट की बातें करने लगे। शिवाजी को हीरो औरंगजेब के खिलाफ हिस्ट्री रीराइट होनी शुरू हो गई, काउ प्रोटेक्शन सोसाइटीज बन गई। बात वही है कि एक न्यूमेरिकल धौंस में आके, न्यूमेरिकल हुब्रिस में आके कि हम ज्यादा हैं, उन्होंने मुसलमानों को एक तिनकों की तरह अलहदा कर दिया। तो ये सारी इन सब चीजों ने किया। फिर आपको पता है, आपने खुद पिछले प्रोग्राम में हमें गाइड किया था कि एंथनी मैकॉनल ने क्या किया, एक मैकडोनल्ड थे गवर्नर, उन्होंने क्या किया। कमांड कंट्रोल परफॉर्मेंस लग रहा था इस वक्त में तो जो कांग्रेस है और कुछ गवर्नर्स हैं, उनका गठजोड़ था मुस्लिम राइट्स के खिलाफ। अगर कोई कोलूजन थी तो इट वाज अ कांग्रेस ब्रिटिश कोलूजन एक्चुअली अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो ये सारे फैक्टर्स थे। इसमें मेरा ख्याल है जो अभी अल-बैरूनी को अगर हम कोट करें, अभी बात मैंने एक प्रोग्राम में एक साहब ने कोट की थी कि जब उन्होंने कहा था कि जो ये तंग नज़री इतनी, जब कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा होता है कि हिंदू ज़ात में एक छोटी कास्ट को भी वो अपने अंदर मर्ज करना या अपनी तालीमात देना या अपने साथ बिठाना नहीं पसंद करते, तो एक बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन के लोगों को जब इनकी सुपरमेसी होती है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो ये फीलिंग जो है वो मुसलमानों के अंदर आनी शुरू हो गई थी। फिर हालांकि हम बहुत खूबसूरत बात की, और मैं इंडिया की बहुत पॉजिटिव्स हैं, इंडिया की एज अ स्टेट व्हिच शुड नॉट बी डिमिनिश्ड। लेकिन इस टाइम हम सोशियोलॉजी की, सोशल लेकिन मैं बात कर रहे हैं जी। आपको फिर भी आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में रहें या आप इंडियन से, कॉमन इंडियन से बात करें, तो दे थिंक इट्स स्टिल अ ब्राह्मण कंट्रोल्ड country even now. Sahi. The other castes, especially the lower castes, they are still an outcast in Indian society. सही। और अगर जो है राइट्स मिलते रहते, और जिस तरह कायदे आज़म की बाद में बात करते हैं कि वो कनाडा अमेरिका की को जैसे कहते थे, इस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के भी, तो वो लोग जो मगरबी दुनिया की जमहूरियत देख के गए थे, उन लोगों को ये था कि अगर राइट्स मिलते रहते हैं, तो जैसे यहाँ पर अब हम कनाडा में सारे ही इकट्ठे रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि हम सब बराबर हैं। तो अगर ये बराबरी की सेंस उस वक़्त के लीडर्स को, जो मुस्लिम लीडर्स भी हैं, मिल जाती, तो मेरा सूरत हाल डिफरेंट होती। जी, एक तो ये मिल जाती, और दूसरा सोसाइटी ज़्यादा एगैलिटेरियन होती और लीडरशिप इंक्लूसिव होती। आप लोगों ने तो भी प्रूव कर दिया कि अगर एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट आई तो यू थ्रू इट अवे। So therefore you have the parliamentary system and other things. You can have a black, a South Asian, a Pakistani Canadian, and Indian Canadian elected to parliament. You don't need anything. मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर दूं कि there were basically 4 groups of people, जो के मुसलमानों के 4 ग्रुप थे जो एक साथ इकट्ठे हो गए इस वक्त। एक तो वो थे जो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले थे, सही, ठीक है, ढाका से बिलोंग करते थे, सलीमुल्लाह खान, नवाब अली चौधरी थे। हाँ जी। दूसरा ग्रुप एजुकेटेड लोगों का था, जिसमें
फॉर्चुनेटली मोहम्मद अली जौहर जो शिमला वफ्द में नहीं थे, सही, मुस्लिम लीग के बनाने में सबसे आगे थे वो। सही, सही। और तो मोहम्मद अली जौहर थे। तीसरा ग्रुप ही वो था जो उर्दू को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसमें विकारउल मुल्क थे, साहबजादा आफ्ताब अहमद खान थे। सही। और चौथे कुछ रेडिकल्स थे जो जो हिंदू रेडिकल्स की तरह मौलाना फजले हुसैन और हजरत मोहानी, सर फजले हुसैन और हजरत मोहानी, ये वो लोग थे जो कहते थे विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी वी वोंट लिव। सही। सो देयर वर 4 वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी मैंने इसमें शामिल ही नहीं किया जो लोग लेजिस्लेटिव फ्रंट पे लड़ना चाहते थे। सही। इमरान, ऐसे नहीं था कि शुरू में थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के मुस्लिम्स थे या पॉलिटिशियंस थे, लेकिन बाद में 1913 में कहीं जाके फिर प्रोग्रेसिव लोगों ने इसको ज्वाइन किया? देखिए, उस वक्त ज्यादातर जो लोग सियासत में थे, कम से कम मुसलमानों की तरफ से, हालांकि इंडियंस की कांग्रेस की तरफ से भी, वो ज्यादातर लोग कंजर्वेटिव थे। सही। फिर अभी वो जो लिबरलिज्म है और जो फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स हैं वो तो आए नहीं है, तो सियासत का इर्तिका हो रहा है इंडिया में। सही, सही। इमरान, अभी ब्रेक का वक्त हो गया, इसको अभी और थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि मुस्लिम प्रेस उस वक्त की जो है उसका क्या रिस्पांस था जब क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग होती है। तो ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। 30 दिसंबर 1906 में बनती है और इसके जो मेन पॉइंट्स थे, मोटे मोटे, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश सबसे नंबर 1 था। फिर मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स, और थर्ड था कि माइनॉरिटीज़ के साथ या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ किस तरह उनके अपने आप को एक अच्छे ताल्लुकात की हालत में लेकर आएँ। तो जो इमरान इसका पहला ही है लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, उसमें ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है बड़े आराम से, जिस बात को हम उसको निगेट करते आ रहे हैं कि ये ब्रिटिश का जो है इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो इस पॉइंट को रखने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि अमीर अली ने जो इसके बाद लंदन के अंदर क्यों मुस्लिम लीग जो है वो बनाई, उसकी एक ब्रांच बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? तो ये दोनों बातों के ज़रा हमें जवाब चाहिए। जी, जब कांग्रेस की बनी थी तो उस वक्त भी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश उसका एलिमेंट था। और जिस तरह मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में, लास्ट सेगमेंट में sarcastically कह रहा था, अगर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश इसका एलिमेंट ना होता तो हैरानी की बात होती। सही होना तो उसकी वजह यह है कि आपने बनाई क्यों थी? आपने बनाई इसलिए थी कि ब्रिटिश ने आपको गलती से एक सूबा दे दिया था जिसकी सख्त ऑपोजिशन थी, तो आपने तो नेचुरली उसी को सपोर्ट करना था ना। ठीक। ये कुछ बात हो गया था अभी बीच में, सॉरी। अब जी जी, उन्होंने उसी को सपोर्ट करना था जी, जो उस वक्त उनकी नेचुरल नीड थी। तो वो तो जब, और इस लॉयल्टी के क्लॉज को जब ब्रिटिश ने नल किया तो ये खत्म हो गया। सही। और दूसरी बात यह कि ये तो ज़रूरत सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त महसूस कर ली थी जब उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखा था कि हमें ज़्यादा ज़रूरत थी ये बताने की कि जी हम अब कुछ नहीं करेंगे और हम आपके लॉयल हैं। तो फिर उसी सूरत में ही आप, और इससे एक और सवाल उठता है। अभी तो आपने वो ब्रांच की बात का जवाब देना है, लंदन वाली, लेकिन इसको भी ज़रा ज़हन में रखिए कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा था कि अपने आप को साइड पे सियासत से परे रख के, उन्होंने कांग्रेस में भी जाने से मना कर दिया था बड़ी सख्ती से अलीगढ़ के लोगों को जो कॉलेज का हिस्सा थे या जो अब यूनिवर्सिटी बन गई है। तो क्यों उन्होंने बात नहीं सुनी सर सैयद अहमद खान की? वही लोगों ने आगे चल के, शिमला वफ्त में भी वही लोग थे और मुस्लिम लीग भी उन्होंने बनाई और बाद में भी वो आगे रुबीना जी, इसलिए कि 1898 में सर सैयद की डेथ हो गई और मेरे ख्याल में जितनी सर सैयद की अजमत को आपने 2 प्रोग्राम्स पहले किया उससे बहुत ही अच्छा था। सर सैयद की 1898 में डेथ हो गई और उस लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच उसके बाद हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई। तो सर सैयद की डेथ के बाद लैंडमार्क इवेंट्स हुए जिन्होंने इनको फोर्स कर दिया। लेकिन सर सैयद का इन्फ्लुएंस ये जरूर था कि मुसलमानों ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। कांग्रेस से उनका वो अलहदा रहना कायम था, लेकिन उन्होंने अपने हालात के हिसाब से किया। लंदन में इसलिए कि अमीर अली बेसिकली लंदन में रहते थे, मुस्लिम कॉजेस को करते थे, लॉर्ड मॉर्ले के साथ और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। He was an elegant young man at that time. So he to
to talk to the British, to talk to the rulers. सही He made the London branch, and आप ये खूबसूरती देखें कि मुस्लिम लीग का तीसरा क्लॉज ये था कि किसी और कम्युनिटी के साथ लड़ाई ना होगी. सही सही तो it was still very decent, but ये जो क्लॉज था लॉयल्टी का, ये पोस्ट एनलमेंट 1911 में ही चला गया. उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हावी हो चुके थे. he was now intruding into to the elite class of Muslim politicians. So शायद आप प्रोग्राम भी कर रही थी आज. So जो लोग ये कहते हैं कि जिन्ना की ब्रिटिश के साथ कोई ताल्लुक था, मेरा ख्याल है जिन्ना और ब्रिटिश जितने एंटीथेटिकल थे एक दूसरे के साथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, उतना कोई भी नहीं था. जैसे ही जिन्ना आए मुस्लिम लीग के स्फेयर में, लॉयल्टी चली गई, सेल्फ गवर्नमेंट आ गई. सही. क्या रिस्पांस क्या था प्रेस का, जैसे पिछले सेगमेंट में भी हमने कहा, मुस्लिम प्रेस का और दूसरे. और आपने ये डिबेट उठाई है टोरंटो में, जो आपने प्रोग्राम किया था. सर सैयद के नकूश हर एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री में है पाकिस्तान की. उनके रसाले, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, असारुस सनदी, जो उनके रसाले थे, तहज़ीबुल अखलाक, जी. he was even the leader amongst the press, his magazines, which we don't sometimes acknowledge. उसके अलावा पैसा अखबार और बाकी मुसलमान प्रेस, they were very enthusiastic. Surprising thing is that the mainstream Indian press उसमें भी ज्यादातर खुश थे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा मुसलमान भी कांग्रेस के साथ मिलके अपने राइट्स मांगेंगे. तो ये तो बाद में मैंने आपको बताया ना, जब आपको पाकिस्तान की तारीख में कोई कमजोरी नहीं मिलेगी तो आप बाद में करेंगे. उस वक्त के जो स्पेक्टेटर था, देवर अदर न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट बंगाली नाम का न्यूज़पेपर होता था जो एंटी मुस्लिम था, they were all enthusiastic about मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग का बनना तो कोई अनहोनी बात ही नहीं थी. सही. और मेरे लिए कायदे आज़म का भी इस बारे में ये ख्याल था कि अगर हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को अगर ट्रेन करना चाहें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. जी बिल्कुल ये बात. और फिर मैं एक चीज को करूंगा. देखिए जिस इजलास में मुस्लिम लीग बने थे 30 दिसंबर को ढाका में, हैट्स ऑफ टू सैयद अहमद खान, वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास था. सही. ठीक है. तो सर सैयद की छाप, सर सैयद का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द मुस्लिम politics, until Jinnah took it over in 1916. Here is this fabulous man who got Muslims back on track and in the press and politics and everything. तो मुस्लिम लीग ना बनती तो हैरानी होती, मुस्लिम लीग का बनना हैरानी नहीं था. उसके बाद ये ढाका में बनी, अलीगढ़ में बनी, जो सेंटर्स ऑफ मुस्लिम पार्ट थे. हाँ जी, डेक्कन जी. और उसके बाद लंदन में और 7-8 ब्रांचेस बन गई. शुरू में इसकी बड़े एहसन तरीके से इसका स्ट्रक्चर, इसके 60 मेंबर काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट्स, इसके वाइस प्रेसिडेंट्स, ऑल डेमोक्रेटिकली डन. इट्स अगेन वंडरफुल. तो जो मैंने कुछ नकादों को देखा है जो मुस्लिम लीग के बनने को, और इन सबको एक नवाबों की कमांड परफॉर्मेंस इस किस्म के नाम देते हैं. दीज वर एक्चुअली वेरी पैट्रियोटिक मुस्लिम्स हु वर फाइटिंग फॉर मुस्लिम रिनाइसेंस आफ्टर 57. So it was natural. एक इमरान और जो जिन्होंने हिस्ट्री को मतलब किताब भी वो लिखते हैं कि जो हिस्ट्री को में झूठ बोलेगे, के अजीज साहब, उनके क्या 4 फैक्टर वो देते हैं मुस्लिम लीग बनने के? के अजीज साहब जो तारीख में मुसलमानों के झूठों को और पाकिस्तान के झूठों को पकड़ते हैं बहुत अच्छी तरह है. उन्होंने भी कहा है कि देखो सर सैयद ने जब कह दिया ना कि कांग्रेस नहीं ज्वाइन करनी, तो वो एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग था. फिर उन्होंने कहा मुसलमानों को अपनी लीडरशिप में ले लेती, कुछ को साथ लेके चलती तो तब बच जाते. फिर उन्होंने कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल. देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल भी बार बार आएगी, क्योंकि आप इसमें लार्ज हार्टेडनेस का मुजाहरा कर सकते थे. और फिर उन्होंने कहा मुस्लिम्स के अंदर अपनी एक इनेट एक फीलिंग कि वी आर डिफरेंट. बड़ा ओल्ड फैशन लगता है ना ये कहना, वी आर डिफरेंट, वी आर अ डिफरेंट नेशन बाय एनी कैनन्स ऑफ लॉ, of society, of habits, of meeting, of the enemy of one is the foe of another. वो जो 1940 में
जिना का जलसा होगा, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला, वो सारी चीजें भी हैं थी, साथ बैठते नहीं, पानी नहीं पी सकते और राइट नहीं देते। तो लेकिन इसका सेपरेट स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था रवीना जी। सही। ये कभी पार्टी बन रही है, सेपरेट स्टेट का ताल्लुक उस तंग नजरी के साथ था जो क्रिटिकल मोमेंट्स पे आपने नेहरू रिपोर्ट के बाद से की। सही सही। यहाँ पे तो अभी आप राइट्स मांग रहे हैं लोगों को, और या पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस राइट्स, और अपनी आइडेंटिटी की अभी आप उसके लिए कोशिश कर रहे जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए 1832 में पहला पार्लियामेंट्री एक्ट ब्रिटेन का हुआ था, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई 1950 में। तो आप कहें कि जी उसकी वो एक फर्स्ट स्टोन था। सही। उसके बाद जो 200 साल सब कुछ हुआ, सोशल पॉलिटिकल थिंग्स, दे वर रिस्पॉन्सिबल। सही। दिस वाज जस्ट द स्टार्ट। सही। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका शिमला वफ्द और मुस्लिम लीग के बनने पे आज हमने बात की। नाज़रीन, ये इस प्रोग्राम में अभी हम और भी इस तरह के जो वाक़यात हैं जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पाकिस्तान बनने की तरफ हमें लेके जाते हैं, उस वक्त जैसे इमरान ने शुरू में कहा कि उस वक्त ये ऐसे नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ें किधर को जा रही हैं, लेकिन जब आप लड़ी पर होते हैं तो वो आपको एक नज़र आती है कि ये इसका एंड क्या हुआ। तो ये हम इन वाक़यात की लड़ी, जी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जी बहुत हम इसकी लड़ी पर हो रहे हैं। और इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।